हेलो गाइस, वेलकम टू सुबोध डिजिटल स्कूल। आज हम क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, जो कल हमने जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था फिर से कंटिन्यू करते स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। वही हमने कल क्लास में क्या देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट क्या था, फिर से एक बार याद कर लेते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड था उसका, और हमको क्या क्या पढ़ना था कि डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा। डेबिट साइड में क्या आएंगे, सारे खर्चे, और क्रेडिट में क्या आएगी, सारी इनकम आपने कौन सी कमाई है। ट्रेडिंग बनाते क्यों थे हम लोग, ये चेक करने के लिए कि उस बिजनेसमैन ने उस साल में कितना पैसा अर्न किया, कितना कमाई है ना। देखो लिखा हुआ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट किससे डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन बाय द बिजनेस एंटरप्राइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि वो फाइनेंशियल अकाउंट बोल रहा है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर पढ़े थे हमने, उन दोनों साल में या तो कैलेंडर ईयर में या फिर अपने फाइनेंशियल में पूरे एक साल में आपने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस अर्न किया है, कितना कुछ हुआ, वो चेक करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और P&L क्या सहारा लेता है। ठीक है, बिजनेसमैन ये क्या कैलकुलेट, आपके रेवेन्यू एक्सपेंस बिजनेस से कैलकुलेट। अब देखो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या डिटरमाइंड होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या डिटरमाइंड होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, आपका P&L अकाउंट, P&L अकाउंट से क्या डिटरमाइन होता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। 1 नंबर के MCQ में या फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकता है कि हम लोग P&L अकाउंट से क्या डिटरमाइन करते हैं, तो आपको लिखना है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या डिटरमाइन करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्लियर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाला है वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट में। ठीक है, P&L अकाउंट में। क्लियर। अब हम लोग पढ़ लेते कौन कौन सी रिलेवेंट टर्म्स है जो आपकी कहाँ आती है, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में। ठीक है, कल हमने उस दिन, ठीक है मैं इरेज कर दे दो, कल हमने उस दिन सीखा था ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था कि पहले हेडिंग दी थी हमने ट्रेडिंग अकाउंट, साथ साथ में टर्म्स भी पढ़ेंगे और फिर से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सीखते हैं। आपको पूरी अच्छे से लिखना है कि इन द बुक्स ऑफ राम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, है ना। पूरा साल खत्म होने के बाद आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस किया, उसके लिए हम क्या बना रहे, ट्रेडिंग अकाउंट। एंडेड 31 मार्च, सन जो एग्जाम में दे रखा है वो है ना, बड़ा नहीं। फॉर द ईयर एंडेड फॉर्मेट अपना सिंपल सा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट की जरूरत है नहीं क्योंकि डेट कब का बना रहे हैं, आप 31 मार्च दिन का है ना। क्या लिख रहे हो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर, आपका ये फॉर्मेट है। हम सबसे पहले क्या स्टार्टिंग करेंगे, रिलेवेंट टर्म्स क्या है, आप देखो क्या पढ़े, टर्म्स ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन सा होगा आपके अकाउंट का, आपको पता है ना, एक तो होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारे खर्चे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम। अब आपने क्या बोला, कौन कौन सी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं जो आपके P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं। अब डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता है आपका, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैसा स्टॉक, जो आपके बिगनिंग में मतलब साल की शुरुआत में आपके पास जो स्टॉक पड़ा उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक। हमने पढ़ा था ना स्टॉक मतलब जैसे हमने कोई मशीन प्लांट बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके लिए हमने, हमारा बिजनेस है किराने का, तो उसके लिए हमने गेहूं खरीदा या फिर काजू, कोई भी आइटम लाई, जो आपने स्टार्टिंग में 10 किलो काजू लाए, 10 किलो आपके लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा आपका, ऐसा गुड्स है ना, आपने बिजनेस में जो भी बिगनिंग में शुरुआत में 1 अप्रैल को या फिर 1 जनवरी को जो भी माल खरीदा उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक। तो किस साइड लिखेंगे, टू साइड, तो टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे, कि आपने साल की शुरुआत में जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन आपने इतना माल खरीदा। ये देखो, अब 2 चीजें हो सकती है, जैसे कि इस साल नहीं, मैं बिजनेस 2 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ ना, आज मेरे बिजनेस को 2 साल हो गए, तो जो मैंने पिछले साल
मेरे पास जितना भी इस साल मैंने माल खरीदा तो हो गया, बन गया 50,000 का मैंने माल खरीदा, तो 50,000 नया नया साल हुआ है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जो भी आपने 1 जनवरी को माल खरीदा वो क्या कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या क्या कि मैंने 2 साल हो गए तो फिर से मैंने अकाउंटिंग की दूसरे साल के, तो जो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर का पड़ा था वो इस साल के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। आई जिस समय क्लोजिंग स्टॉक आपका प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का लास्ट में जो पड़ा था, एंड में जो पड़ा था आपका क्लोजिंग स्टॉक, वो इस साल के लिए क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ये देखो ये लाइन लिख रखी है इसने, इन द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब आपके अकाउंटिंग ईयर में साल की शुरुआत में जो भी आपके हाथ में गुड्स पड़ा वो क्या कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। फिर ये गुड्स का कैरी फॉरवर्ड है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस in the trading account is appear on the debit side because it's from the part of the cost of goods sold for the current accounting year। ठीक है, दो चीजें, या तो क्या बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा, और ये क्या बोल रहा है कहाँ लिखा है आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। जो आपको भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उसमें तो आपको क्या रहेगा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा आपका ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। आई चीज में ट्रायल बैलेंस में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक तो आपको कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और ओपनिंग स्टॉक भी दो तरीके से बन सकते हैं, या तो साल के स्टार्टिंग में जो माल पड़ा था एक्चुअल में वो, या फिर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल के लिए क्या बन जाएगा आपके लिए ओपनिंग स्टॉक। आई चीज में फिर लिखा परचेज लेस रिटर्न, परचेज लेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या होगा परचेज रिटर्न। क्या बोल रहा है ये परचेज रिटर्न, मतलब आपने माल खरीदा है ना, आपके पास स्टार्टिंग में आपने माल खरीदा, ये तो क्या ओपनिंग स्टॉक बन गया। फिर आपने माल कोई खरीदा होगा, बिजनेस चलाने के लिए अपने माल भी तो खरीदते हैं, उसको क्या कहते हैं परचेज। तो क्या लिखेंगे हम लोग टू परचेज। आपने परचेज की 50,000 की एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब क्या क्या आपने माल तो खरीद लिया 50,000 का, उसमें से 10,000 का ऐसा माल था जो आपको समझ में नहीं आया, टूटा फूटा था या कुछ भी खड़बड़ थी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग वापस माल बेचेंगे, उसको माल वापस दे देंगे, रिटर्न कर देंगे एजेंट को कि भाई तू तेरा माल वापस ले जा, हमको अच्छा नहीं लिखा। तो उसके लिए वर्ड क्या आता है परचेज रिटर्न। क्या आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना क्या आपने 10,000 का, तो आप आउटर कॉलम में कितना दिखाओगे 40,000, इसी तरह से लिखना है ना। ये क्या आपका इनर कॉलम और ये क्या आपका आउटर कॉलम। आउटर कॉलम में नेट कैलकुलेशन आती है, आई चीज में इनर कॉलम में क्या आता है जो आपने कैलकुलेशन की वो इनर कॉलम में दिखाते हैं हम लोग, आउटर कॉलम में नेट कैलकुलेशन कि 40,000 के आपने परचेज किए, इसे समझा। आपने परचेज पूरे साल में 50,000 की होगी, पर आपने क्या कि कुछ माल जो आपको अच्छा नहीं लगा ड्यूरिंग द ईयर तो आपने वापस रिटर्न किया होगा, तो उसको वर्ड लगाएंगे परचेज रिटर्न। तो 50 में से 10 गए तो 40,000 के आगे आपकी नेट परचेज। क्लियर, ये देख लीजिएगा मेरा it is show by way of deduction from purchase and the computed amount is known as a net purchase। पूछ सकता है आपको कि उस दिन मैंने सिखाया था शायद कि नेट परचेज कैसे निकालते हैं। नेट परचेज कैसे निकलता है, टोटल परचेज में से परचेज माइनस परचेज रिटर्न क्या निकलेगा आपका नेट परचेज। अब टोटल परचेज कैसे निकलता है क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। आज इसमें ये हुआ परचेज लेस रिटर्न वाला पॉइंट भी, ओपनिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न समझ में आया। परचेज लेस रिटर्न क्या होता है आपको परचेज रिटर्न नेट परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया तो नेट परचेज कितनी की आपने 40,000 की ड्यूरिंग द ईयर। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वेजेस। क्या वेजेस क्या होता है, हिंदी में वेजेस को कहते हैं हम लोग समझते हैं दिहाड़ी मजदूरी, जो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। जैसे आपने 8 घंटे काम किया या पूरे 12 घंटे काम किया है तो आपको उन 8 घंटों का पेमेंट मिलेगा, पर डे के हिसाब से अमाउंट मिलेगा ना, पूरे महीने का अमाउंट नहीं, डे के हिसाब से। तो पूरे महीने का अमाउंट जब आपको मिलता है तो उसको क्या कहते हैं एम्प्लॉयर को जो अमाउंट मिलता है वो क्या कहता है सैलरी, है ना। सैलरी नहीं, इसमें क्या बड़ा है वेजेस। वेजेस क्या होता है दिहाड़ी मजदूरी जो दिन के बेसिस पे होती है, पर डे का 100 रुपया मिलता है, तो 100 रुपये क्या आपके लिए वेजेस। तो हम लोग वेजेस क्या है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस। Wages refers to reckoning paid to worker who are directly engaged in the factory for loading, unloading and production of goods and are debited on trading account। ये क्या बोला देखो, पहले तो वेजेस कहाँ आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और वेजेस किसको दी जाती है जो डायरेक्टली इंगेज है फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री में सारे खर्चे करते हैं, जैसे लोडिंग करवाना, माल को उतारना चढ़ाना, ये सब काम जो भी करता है ना, ये सब काम माल को उतारना चढ़ाना कहाँ होंगे फैक्ट्री में होंगे। तो फैक्ट्री में जो डायरेक्टली लोग लगे हुए उनके लिए जो हम लोग उनको पेमेंट करते हैं उस वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग वेजेस। तो क्या नाम आएगा यहाँ पे टू वेजेस। एक और चीज है वो बाद में दिखाते, ठीक है। टू वेजेस जो भी अमाउंट है वो, ठीक है। जिसमें टू वेजेस किसका पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस का। फिर कैरीज इनवर्ड या फिर फ्राइट इनवर्ड,
ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होते हैं, जो इंकर होते हैं बिगनिंग मटेरियल गुड्स परचेज टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, दीज आइटम्स आर पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिट टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो फिर से बोल दिया कि कैरीज इनवर्ड या फ्राइट इनवर्ड कहाँ आएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी लिख रहे हैं टू वेजेस के नीचे, टू कैरीज इनवर्ड और फ्राइट इनवर्ड, ठीक है। ये भी कैसे खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सब खर्चे कहाँ लगते हैं, ऐसे एक्सपेंस जो आपने कब किए, जब मटेरियल गुड्स को खरीदते वक्त, ट्रांसपोर्ट करते हुए, ट्रांसपोर्ट में करते ना, से यहाँ माल ले जाना है ना, साइला से जालोर माल ले जाना, तो क्या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कहते हैं हम लोग कैरीज इनवर्ड या फिर फ्राइट इनवर्ड, क्लियर। तो ये कहाँ आएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, दीज आइटम्स आर कहाँ, प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये सारी आपने फ्यूल खर्चा किया, गैस का किया, वाटर किया, ये सब खर्चा किया आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कोई माल हम लोग बनाते हैं तो मशीन में हम लोग नहीं डालते फ्यूल, ठीक है, या कोई मशीन होती है जिसको पावर की कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी पावर है ना, उनकी जरूरत है, या गैस की जरूरत है, तो ये सब लोग कहाँ जाएगा आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है ये आइटम, ये खर्चे। तो ये खर्चे किसके अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के। पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग चार्जेस, आपने आपके क्या माल, यहाँ तक क्या हुआ आपका माल, पहले तो माल आया है ना, लोडिंग की आपने, अनलोडिंग की, माल भरवाया, माल उतारा, फिर आपने ट्रांसपोर्ट के खर्चे पेमेंट किए। अब जो मशीन लाई थी उसमें आपने पावर, गैस, फ्यूल, जो भी जरूरत थी वो चीजें की। अब क्या करें आप, पैकिंग मटेरियल कर रहे हैं, पैकिंग चार्जेस कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्ट आर डायरेक्टली एक्सपेंस, इट रेफर्स टू स्मॉल कंटेंट विच फ्रॉम पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। The packing refers to the big container that are used for the transporting the goods and is regarded as a indirect expense. Debit to P&L account. अब देखो आपने पैकेजिंग मटेरियल क्या, पैकिंग चार्जेस क्या, वो सब किसका खर्चा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, आप कितने में माल बेचोगे उसका खर्चा है, तो ये कहा जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। अभी हम लोग क्या बना है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग खर्चे और इनकम देख रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड तो हमने जितनी खर्चे लिखे वो तो लिखे ही है। अब ये वाला खर्चा कौन सा, आपने माल बन के पैकिंग करवानी है आपको, है ना, पैकेजिंग हम लोग करवाते हैं ना, इसमें किसी के अपना लेबल लगवाते हैं या ब्रांड का नाम लगवाते हैं, तो वो सब आइटम किसका, वो किसका खर्चा है, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएंगे आपके P&L अकाउंट में। अभी हमने बात की वेजेस और सैलरी, सैलरी किसका पार्ट होगा आपका, P&L का, ठीक है। डेबिट साइड की सैलरी क्या है, आपको एम्प्लॉय को दी जाती है, लिखा हुआ भी एम्प्लॉय, है ना। जैसे आप एम्प्लॉय को बहुत सारी चीजें देते हो, HRA देते हो, है ना, मील्स देते हो, यूनिफॉर्म एक्सपेंस देते हो, ये सब खर्चा किसका है, इसके सैलरी के अंदर आता है। सैलरी में सब कुछ इंक्लूड मिला के होता है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब देते हो, तो सैलरी किसका पार्ट होगा आपके P&L का, डेबिट साइड का। अब रेंट पे किया आपने, अब रेंट या तो देखो आप लोग किससे पे कर सकते हो, या तो आप अपनी फैक्ट्री का रेंट पे करोगे, तो अगर लिखा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन में कि फैक्ट्री रेंट पेड, तो किस में जाएगा, इसमें। अगर लिखा हुआ है ऑफिस का रेंट पे किया है तो किस में जाएगा, P&L अकाउंट में, वो भी बताती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ क्या सीख रहे हैं, इंटरेस्ट पेड किया आपने, ठीक है। इंटरेस्ट पेड मतलब कि आपने क्या हुआ, किसी से लोन लिया होगा, है ना, बैंक से लोन होगा लेते हैं या फिर रिलेटिव से जो भी लोन लेते हैं उस पर क्या किया आपने, इंटरेस्ट चुकाया, तो इंटरेस्ट चुकाया वो किसका खर्चा, आपस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा आपके P&L के डेबिट साइड में। अब कमीशन पेड क्या, कमीशन कब देते हैं हम लोग, जब हमारा माल बन गया, अब माल को बेचना है, तो हमने किसी को एजेंट को हायर किया, उसको बोला कि तू अगर इतना माल बेचता है इस एक मंथ में तो हम तुझे कमीशन देंगे। अब कमीशन पे किया आपने तो आपके लिए खर्चा, तो किस साइड जाएगा, P&L में, डेबिट साइड में, क्लियर। रिपेयर्स क्या, अब रिपेयर्स क्या है, रिपेयर्स स्मॉल रिन्यूअल्स रिप्लेसमेंट रिलेटिंग टू प्लांट एंड मशीनरी। आपने जो फिक्स एसेट्स खरीदी थी उस पर आपने रिपेयर्स किया, जैसे आपने मशीन खरीदी, ठीक है, हमने मशीन खरीदी और उस पर जो हमने फ्यूल डाला, उसको मशीन को रीन्यू करवा, मशीन को चलाने के लिए आपने जो फ्यूल डाला है, गैस डाली, जो भी वाटर डाला, वो सब किसका खर्चा था, ट्रेडिंग अकाउंट का, P&L साइड का, है ना। जब आपने मशीन खरीद के उसमें चीजें डाली, मशीन को प्रोडक्शन प्रोसेस में लाने के लिए, मशीन को खरीदा आपने प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें जो आपने गैस वैस डाली या वाटर डाला, वो सब किसका खर्चा है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट। पर आपने जो मशीन थी वो खराब हो गई, उसको उस पर आप जो रिपेयरिंग करवा रहे हो वो कॉस्ट किसकी, आपके P&L के डेबिट साइड की, आई चीज में। फिर मिसलिनियस एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो हमको कुछ भी बुक में डिफाइन नहीं है, क्लासिफाई नहीं है अंडर डिफरेंट हेड। देखो थोड़ा एक्सपेंस आर क्लासिफाइड एंड बुक्ड अंडर डिफरेंट हेड्स, बट सर्टेन एक्सपेंस बीइंग ऑफ स्मॉल अमाउंट क्लब टुगेदर एंड कॉल्ड मिसलिनियस एक्सपेंस, है ना। अब ऐसे एक्सपेंस जो क्या है
किसी का नाम नहीं लिया, जैसे छोटे मोटे एक्सपेंस किया अपने साल में, कभी कितने 10, 20, 100, 50, तो टोटल आपने पूरे साल में कितने किया, उनको खर्चे को कोई स्पेसिफाई नाम नहीं है, उसके को वर्ड को क्या दे दिया आपने, मिसलिनियस, मतलब सब मिला के, मिश्रित, मिसलिनियस मतलब क्या, मिश्रित, ऐसे खर्चे जो सबको मिला के खर्चे किए हुए हैं ना, बहुत सारे आइटम, छोटे छोटे आइटम पे स्मॉल एक्सपेंस है ना, जो बुक में हम लोग ने लिखे हैं, उन सबको क्या नाम दे दिया, एक बड़ा सा नाम दे दिया मिसलिनियस एक्सपेंस। मिसलिनियस एक्सपेंस क्या है, कॉल्ड सन्ड्री एक्सपेंस या फिर ट्रेड एक्सपेंस। देखो मिसलिनियस एक्सपेंस का एक और नाम क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस कह सकता है या फिर ट्रेड एक्सपेंस कह सकता है। तो ट्रेड एक्सपेंस के या फिर सन्ड्री एक्सपेंस के मतलब क्या होगा, मिसलिनियस एक्सपेंस। तो सारे मिसलिनियस एक्सपेंस किसका पार्ट बनेंगे, P&L के डेबिट साइड का। अच्छी इसमें अगर एग्जाम में पूछे कि सन्ड्री एक्सपेंस क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस या ट्रेड एक्सपेंस कहाँ आते हैं, तो मतलब क्या समझना आपको, मिसलिनियस एक्सपेंस। मिसलिनियस एक्सपेंस कहाँ आते हैं, P&L के डेबिट साइड। अच्छी इसमें ये तो हो गया अपने डेबिट साइड का खत्म। अब पढ़ रहे हम लोग क्रेडिट साइड। अब ये तो पढ़ लिया डेबिट साइड, अब क्या आएगा क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में क्या चीज आती है, सेल्स लेस रिटर्न, मतलब वो सेल्स लेस रिटर्न मतलब कि आपने कितने ड्यूरिंग द ईयर माल बेचा, पूरे साल में आपने कितना माल बेचा, लाख रुपए का माल बेचा। अब आपने लाख रुपए का माल तो बेचा, उसमें से बहुत सारे कस्टमर्स होंगे आपके जिनको आपका माल अच्छा नहीं लगा होगा, है ना, तो उन्होंने फिर से आपस वो रिटर्न भी किया होगा, उसको वर्ड हम लोग पढ़ते हैं सेल्स रिटर्न। तो क्या बढ़ेगा इधर, इधर किससे लिखते पहले, बाय सेल्स से। आपने माल बेचा ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 का, ठीक है। अब उसमें से क्या हो गया, कुछ ऐसे लोग थे जिनको आपको माल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने 50,000 का माल फिर से रिटर्न कर दिया, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 1 लाख का। आपने ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स कितने की, 1 लाख की, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अदर इनकम जैसे कि we said salaries and other gains are incomes are also recorded in the profit and loss account. Expense of such incomes are rent received. देखो जैसे दे रखा है कि आपने रेंट रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, या डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिस्काउंट मिला आपको, कमीशन, ये सब जो कमीशन पे किया था, रेंट पे किया था, वो आपको मिल भी तो सकते हैं ना। जैसे आपकी कोई मशीन थी, नहीं जैसे आपकी कोई मशीन थी, उस पर आपने मशीन को किसी को भाड़े पे दे रखा, लीज पे दे रखा है, तो उस पर रेंट मिलता हुआ आपको, या आपकी कोई प्रॉपर्टी थी उस पर कोई रेंट मिलता हुआ, तो वो सब किसका पार्ट होगा, इसका। तो जब मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है, जब आप पे कर रहे हो तो आपके लिए क्या वो खर्चा। तो जब आप पे करते हो खर्चा है तो किस साइड आता है, टू साइड। जब आपको मिलता है और इनकम बन जाती है आपके लिए वो चीज, तो वो किस साइड आती है, आपके बाय साइड। ऐसे समय तो ये सब किससे खर्चे है, बाय साइड में, ठीक है। अब खत्म हुआ। अब एक और वर्ड आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये तो साल के स्टार्टिंग में कितना माल था, अब साल के एंड में तो कुछ माल बचा होगा, उसको कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। फिर जो दोनों साइड की टोटल करके, जिस साइड की बड़ी टोटल है वो अमाउंट लिखते हैं, और अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस, और इधर साइड में ज्यादा अमाउंट आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। आई चीज समझ में, ये कहाँ से निकला, बैलेंसिंग फिगर। एक क्वेश्चन करते जिससे हमारा क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आ गया, डेबिट क्रेडिट साइड समझ में आ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट एग्जांपल करते हैं जिससे हमारा और अकाउंट क्लियर हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।